सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है। आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। 2023 की भर्ती में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मतलब एक शिफ्ट के क्वेश्चन जीएस के। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 2023 की भर्ती के जीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको पता होगा जीएस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से इस वीडियो में आज हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। सिर्फ कवर नहीं करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको इससे यह पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। ये तो हो गया पुराना क्वेश्चन, क्योंकि 2023 का है, लेकिन हमें पढ़ना है लेटेस्ट। अब लेटेस्ट कैसे पढ़ें? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, और बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है किसी भी परीक्षा के लिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार कहाँ हुए हैं? दोस्तों, इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार में आयोजित हुए, बिहार में, ठीक है। और पहले नंबर पर अगर पूछे पहले नंबर पर कौन आया है, तो पहले नंबर पर इसमें महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र ने, और दूसरे नंबर पर इसमें हरियाणा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो महाराष्ट्र ने। अब देखिए, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है जीएस के। जैसे पूछ ले पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, कब से स्टार्ट हुई थी, ये ना पूछ के द्वितीय योजना जो थी वो किसने लागू की थी, किस मॉडल पे आधारित थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बिहार में इस बार आयोजित हुए हैं, और याद रखना पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी गेम में अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 के जो आयोजन हुए थे वो 7 राज्यों में, उत्तर पूर्वी जो राज्य थे, उत्तर पूर्वी राज्य जो थे उसमें आयोजन हुए। उत्तर पूर्वी राज्य आप सभी को पता होगा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में। और अगर मैं 2025 की बात करूं ये कहाँ होंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस बार ये राजस्थान में आयोजित होंगे 2025 में, यानी नवंबर के महीने में। तो ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? ठीक है, देखिए पूरा विश्लेषण करेंगे। पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1951 में, योजना आयोग बना था और योजना आयोग ने ही पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की थी, ठीक है। 1951 में ये पहले कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी, हेराल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। और याद रखना, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य ये था, पहली पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था वो था कृषि को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस। और इन्होंने जो जोर दिया था वो सबसे ज्यादा जोर दिया था उद्योग में, ठीक है। तो पहले कृषि और दूसरा उद्योग, दो। अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं देश में। लास्ट वाली जो खत्म हुई थी वो 2017 में खत्म हुई थी, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और ये कब किया गया नीति आयोग इसका नाम, तो ये 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। इसका अध्यक्ष पूछ ले आपसे, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग 2015 में योजना आयोग का ही नाम कर दिया है। सबसे खराब पंचवर्षीय योजना जो रही है वो तीसरी रही है, 1966-1965 में ये युद्ध हुआ था जिसकी वजह से, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के बारे में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनटीपीसी में हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत थी वो किसने की थी, किस मॉडल पे आधारित थी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का एक विशाल टीला रहा है, उस टीले को क्या कहते हैं, उस टीले को दुर्ग कहते हैं, ठीक है। पूछे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, कांस्य युगीन। और ये कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें, विशाल ईंटों के बने हुए मकान मिले हैं, और नृत्य करती हुई मूर्ति, कांसे की जो मूर्ति है वो भी इसमें प्राप्त हुई है। विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है, जिसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो ये याद रखना, इसका क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो क्या है, दुर्ग है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इब्न बतूता जो था वो मेरे दोस्त
ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पे, तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का। ठीक है, इसकी किताब का नाम याद रखना, रहला इसकी किताब है, और ये निर्दोष अरबी भाषा में लिखी गई है। कहाँ? अरबी। यह एक, ठीक है, इसने अपने अरबी भाषा में इब्न बतूता कौन था? यात्री था। किसके काल में आया था? तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। अच्छा, और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे मेगास्थनी जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी किताब का नाम था इंडिका। ठीक है, एक याद रखना, वेनसांग इसका नाम है। वेनसांग जो था, ह से याद रखना, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन। और एक याद रखना आप, फायान, जिसको आप फायान भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको फायान भी कह देते हैं। और ये आया था आपका विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। तुगलक के शासनकाल में ये आया था, ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखिए, मैं एक क्वेश्चन के साथ है ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? आपको पता होगा हमारे संविधान में हमारे पास 6 अधिकार हैं जो भाग 3 में दे रखे हैं। हमने अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिए हैं। पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, संपत्ति का अधिकार समय से हटा दिया था। बात कर लेते हैं कि ऐसा एक संविधान में एक अनुच्छेद है जिसमें कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 41। इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व के संबंध में देखा जाए तो किसी भी राज्य, कोई भी राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति को शिक्षा, सार्वजनिक सहायता और कहें तो रोजगार भी उपलब्ध करा सकता है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। भाग 4A में इसका संबंध है। ठीक है, भाग 4A में नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। यूएसए से बता दिया मैंने। भाग 2 की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ भाग 2? क्योंकि भाग 2 जो है ये एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया है। ये नागरिकता से संबंधित है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो भाग 2 नागरिकता, भाग 3 अधिकार और भाग 4 जो है 4A जो है वो मौलिक नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन है, अधिनियम मंजूरी ली थी भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, आप सभी को पता भी होगा। सन थी 2002 और संविधान संशोधन हुआ था 86वां, जो शिक्षा से संबंधित था। और इसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एकदम मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। और यह शिक्षा कैसी कर दी थी? अनिवार्य कर दी थी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद था 21A। ठीक है, 21A के तहत किया गया था। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? ठीक है, अब देखिए कुछ लेखक के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं, याद रखना, ये भी ध्यान देते रहना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और इसका जो सही आंसर होगा मैरी शॉली या एडगार एलन था, या हरमन मेलविल था, या लुइस कैरोल था। तो इसका आंसर था लुइस कैरोल। लुइस कैरोल ने एक उपन्यास लिखा था एलिसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ठीक है, इसमें एलिस नाम की एक लड़की की कहानी है जो खरगोश की मादा में चली जाती है और एक अलग दुनिया में चली जाती है। और अगर मैं आपको कुछ किताबों के नाम हाल ही बताऊं, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक किताब का नाम याद रखना, द राइज ऑफ हिटमैन। द राइज ऑफ हिटमैन किसने लिखी है? तो ये आर कौशिक ने लिखी है। ठीक है, हिटमैन यानी कि भारतीय कप्तान रह चुके पूर्व कप्तान आर कौशिक, याद रखना। ठीक है, आर कौशिक ने यह किताब लिखी है। और ये किताब हाल ही में लिखी है द एबव एंड बियॉन्ड, एबव एंड बियॉन्ड। तो इसे कैसे याद रखोगे? इस किताब को याद रखोगे एबव, एबव मतलब होता है ऊपर। हमारे ऊपर कौन है? तो भगवान शिव है। और ठीक है, हमारे बियॉन्ड कौन है? हमारे पीछे कौन है? मुरली वाला है। मुरली वाला को क्या बोलते हैं? मोहन कहते हैं, है ना। तो ये किताब लिखी है शिव कुमार मोहन का, याद रखना, शिव कुमार मोहन का। एक और याद रखना, इटली की प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, उनकी प्रस्तावना, जो उनके ऊपर किताब लिखी गई है जॉर्जिया मेलोनी के ऊपर, उनकी प्रस्तावना किसने लिखी है? तो उनकी प्रस्तावना मोदी ने लिखी है। किसने लिखी है? मोदी ने लिखी है। ठीक है,
हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, द राइज ऑफ हिटमैन याद रखना, आर कौशिक, द एबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहन का, और प्रस्तावना किसने लिखी है, जॉर्जिया मेलोनी की, तो मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, प्लेइंग टू विन नाम है उसका। किसने लिखी है, किस खिलाड़ी ने लिखी है, तो ये आपका अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है, साइना नेहवाल। हाँ, तो इसका क्या आंसर होगा, साइना नेहवाल क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, साइना नेहवाल ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, इसका नाम है प्लेइंग टू विन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन के किस भाग में सोच बनकर निकलता है, भोजन जो है आपके किस भाग से, मतलब क्या बनकर सोच बन के बाहर निकलता है, क्या ये विटामिन बन के निकलता है, या ग्लूकोज, या पोषक तत्व, या अप्रयुक्त भोजन। बिल्कुल सही आंसर है, हमारे यहाँ पे जो खाना जो है, भोजन जो है, वो सोच बनकर निकलता है वेस्टेज के रूप में, है ना, तो अप्रयुक्त भोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन की बात कर लेते हैं, तो विटामिन कितने प्रकार की, 6 प्रकार की विटामिन, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, स्कर्वी किससे होता है, विटामिन सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स पूछ ले विटामिन डी की कमी से, और आपसे पूछे रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन काम आती है, तो विटामिन के काम आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछे आपसे राइबोसोम जो है, राइबोसोम क्या बोला जाता है, राइबोसोम, तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया सवाल बता रहा हूँ। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लेकिन ऊर्जा की फैक्ट्री पूछ ले आपसे, ऊर्जा की फैक्ट्री बोली जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है, ऐसी फसल का नाम बताइए उत्तर प्रदेश में जिससे निर्वाह होता हो, जिससे गुजारा होता हो। तो कपास है, गन्ना है, जूट है, या गेहूं है। तो पहले बात कर लेते हैं हम गेहूं की। देखिए इसका सही आंसर तो गेहूं होगा, क्योंकि गेहूं का उत्पादन लगभग उत्तर प्रदेश में 24% गेहूं का उत्पादन होता है। और ये गेहूं की जो फसल है और चावल की फसल है, उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति की शुरुआत की गई थी, और 1966 में ये क्रांति शुरू हुई थी, और इसका श्रेय स्वामीनाथन को जाता है, MS स्वामीनाथन इनका पूरा नाम। ठीक है, लेकिन पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग याद रखना हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन 1966 याद रखना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो गेहूं की फसल, जूट की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो ये पश्चिम बंगाल में होती है। जूट की पैदावार सबसे ज्यादा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, ये याद रखना, गंगा नदी का जो तट है ना वहां पे। उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष को किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का पूछा गया है, वाद्य यंत्र से संबंधित पूछा गया है। तो क्या ये शहनाई वादक है, या मृदंगम, तबला, या वायलिन। सबको पता होगा कि आपके जो पंडित ज्ञान प्रकाश हो गए, पंडित किशन महाराज हो गए, उस्ताद अल्लाह रखा खान, सब किससे संबंधित है, ये तबला से संबंधित है, तबला से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में छन्नू लाल का निधन हुआ है। ठीक है, छन्नू लाल का क्या हुआ है, निधन हुआ है। और ये किस घराना से संबंधित है, तो ये बनारस घराना से संबंधित है, और इन्होंने कई सारे अपने संगीत दिए हैं। जैसे इन्होंने एक चैत्री दिया है, चैत्री दिया है। ठीक है, ख्याल दिया है, ख्याल, चैत्री हो गया, ख्याल हो गया, ऐसे कुछ संगीत जो है उन पे इन्होंने काम किया है। पंडित छन्नू लाल का संबंध बनारस घराना से संबंधित है। और एक याद रखना, पंडित कथक से संबंधित, उत्तर भारत में कथक से संबंधित कौन है, जो लखनऊ घराना से संबंधित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा RBI, NBFC और MFI है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह आधार मॉडल पर काम करता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये सीधा सीधा ये आपसे पूछ रहा है कि गांव में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनको एक सहायता के रूप में, ताकि वो अपना लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग खोल सकें, उसके ऊपर काम कौन सा करता है, कौन सा समूह काम करता है। ठीक है, संयुक्त देयता समूह आधार मॉडल पर काम करता है। क्या नाम है उसका, तो BSS है, या ESAF है, या फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, या आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है। तो दोस्तों मेरे इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये जो आपका मॉडल है, ये मॉडल जो है ग्रामीण महिलाओं को उधार देने का काम करता है, ताकि वो अपना उद्योग खोल सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन जो है वो लघु संविधान भी बोला जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। एक शब्द था समाजवादी, एक था धर्मनिरपेक्ष और एक था पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये 3 शब्द जो थे वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, याद रखना। कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? देखिए, उत्कृष्ट गैस यानी वे गैस होती हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, और ये कौन सी आवर्त में पाई जाती हैं? तो ये 0 आवर्त में पाई जाती हैं, जिसमें से एक है आर्गन, एक है नियॉन, एक है हीलियम, और इसके बाद एक आती है आपकी जिनॉन, एक आती है रेडॉन और एक आती है क्रिप्टन। ठीक है, अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक पूछ ले तो 2 है, नियॉन का पूछ ले तो नियॉन का 10 है, आर्गन का कितना है? 18 है। ठीक है, क्रिप्टॉन का कितना है? क्रिप्टॉन का 36 है। परमाणु क्रमांक बता रहा हूं आपको मैं, जिनॉन का आपका 54 है और रेडॉन का 86 है। तो ये परमाणु क्रमांक भी पूछ लेता है पेपर में, याद रखना। तो कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में नहीं आएगी। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक देश में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण और सेवाओं का निर्माण होता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में क्या कौन सी कीमतों की गणना की जाती है? तो भविष्य की कीमत या तुलनात्मक कीमत, स्थिर कीमत या प्रचलित कीमत। तो जो भी प्रचलित कीमत होती है, इसका सही आंसर, थोड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि जीएस में जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रचलित कीमत क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है वो मैंने बता दी है। चलिए भारत की जीडीपी की बात कर लेते हैं। भारत जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रोथ की रेट में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो है विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी कितनी बताई है, आरबीआई ने कितनी बताई है, रिच ने कितनी बताई है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो रिच लिस्ट जो जारी करता है उसने 6.9% की ग्रोथ बताई है, आरबीआई ने 6.5% की ग्रोथ बताई है और विश्व बैंक ने 6.8% की रेट बताई है। और एक और हाल ही का लेटेस्ट मैं बता दूं, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी जो है वो 6.7% की ग्रोथ बताई है। ये सब आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? तो वो आपके संजय मल्होत्रा है। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। तो विश्व बैंक के इस टाइम पे अध्यक्ष हैं अजय बंगा और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो आपका वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्जिया क्रिस्टिना जॉर्जिया है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? देखिए, जहां उचित लगे उस स्थान और जो समय उचित लगे उस समय पर आपकी जो राज्यपाल है, अनुच्छेद पूछ ले आपसे, राज्यपाल का अनुच्छेद जो राज्य का होता है 174 होता है और ये कभी भी किसी भी सदन की बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, याद रखना, राज्यपाल। विधानमंडल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम है? ऐसा है, विदेश व्यापार नीति है या औद्योगिक नीति अधिनियम है या एमआरटीपी अधिनियम है या फेमा है? तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर है वो है एमआरटीपी। ठीक है, एमआरटी से याद रखना, एमआरपी। और ये कब का है? ये 1969 का अधिनियम है। ठीक है, 18 दिसंबर 1969 का ये अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत क्या था कि जो भी आर्थिक शक्तियां केंद्रित हो सकती हैं उनको रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, ताकि जो पैसे वाली फर्में हैं वो एक जगह पे अपनी चीज़ों को इकट्ठा न कर सकें, आर्थिक शक्तियों को इकट्ठा न कर सकें। उसको रोकने के लिए ये एमआरटीपी अधिनियम लाया गया था 1969 से आपको क्वेश्चन बता दूं मैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। और एक और याद रखना, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1969 में की गई थी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है और इसरो का इस टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? देखिए, ऐसा राज्य है जहां पर एक जनजाति रहती है। वहां क्या होता है कि जब भी हम सफल शिकार यानी सफल शिकार
जब वापस घर लौट के आते हैं तब इसकी खुशी के उपलक्ष्य में यह आपका त्यौहार मनाया जाता है, नृत्य किया जाता है। इस नृत्य ये कहाँ किया जाता है? तो ये गुजरात में किया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी मिला, नृत्य से भी मिला, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में इस नृत्य को हब्जी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हब्जी, याद रखना, ठीक है। सीडी और हब्जी भी इसको कहते हैं। और अब पूछे आपका गोवा का सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? तो सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है, सिग्मो, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का? गोवा का है। और एक बार याद रखना आपको, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, हाल ही में बिहू उत्सव हुआ है, ये कहाँ का है? ये आसाम का है। कौन वैदिक, और एक रवि उत्सव हुआ है, रवि उत्सव पूछ ले, रवि उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ करंट अफेयर्स का। कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? देखिए वैदिक काल जो है काफी पुराना काल है, और इस समय पे क्या होता था मैं बता रहा हूँ। इसके दो भाग थे, ठीक है, दो हुए थे। एक था ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और ये जो था ऋग वैदिक काल वो चला था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आया था उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल आपका चला था 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 या 600 ईसा पूर्व तक। तो इस ये जो वैदिक काल चला था, इसमें जो राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, यानी राजाओं का भी गुरु होता था, वो कौन होता था? पुरोहित होता था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पुरोहित। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और ये किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और कौन सा साहित्य था? तो वो गीतांजलि था। क्या था? गीतांजलि, ठीक है, ये याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक उपाधि थी नाइटहुड की, वो कब लौटा दी थी? ये बात थी भाई साहब जब रॉलेट एक्ट देश में पारित हुआ तो उसका विरोध होने लगा, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में ऐसा एक्ट पारित किया गया जिसमें बिना किसी मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला जो बाग था, ठीक है, जलियांवाले बाग में एक बैठक हो रही थी जहाँ पे जनरल डायर ने बिना बताए, बिना किसी आदेश के महिलाओं बच्चों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई सारे निर्दोष मारे गए। 1919 की ये घटना है, जिस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक उपाधि लौटा दी थी जिसका नाम था नाइटहुड, ठीक है, याद रखना। ये जो शतरंज का खेल है विश्व में काफी फेमस खेल है, इसका नाम है शतरंज, और शतरंज में ही यह शब्द यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्यादा कहते हैं। दो घोड़े होते हैं, दो हाथी होते हैं, एक राजा एक रानी होते हैं, और एक प्यादा भी होता है, ठीक है, शतरंज से। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि फिडे महिला शतरंज का खिताब किसने जीता है, और यह चौथी महिला बन गई है, ठीक है, 4th महिला बन गई है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, ठीक है, ये याद रखना। दिव्या देशमुख याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतार कृष्णन एक प्रसिद्ध क्या है? एक प्रसिद्ध वादक है। क्या बजाते हैं ये? सितार, बांसुरी, संतूर या मृदंगम? तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है मृदंगम, ठीक है। श्री आर कृष्णन जो है वो एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक है, और ये भी आप पता होना चाहिए कि ये मृदंगम है वो साउथ इंडिया में बजाया जाता है, और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो किया जाता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कर्नाटक में किया जाता है। वहाँ पर कर्नाटक में, दक्षिण भारत में इसका उपयोग बहुत किया जाता है मृदंगम का। और अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म को गलत मिलान किया गया है? गलत मिलान, आपको गलत मिलान देखना है। रूपांतरण क्या होता है? यह सजा को एक रूप के हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। राहत या उस सजा के स्थान पर कम सजा देने वाले को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई है। यह क्षमा, यह सजा को दोष सिद्ध दोनों को हटा सकता है, बिल्कुल सही है। प्रविलंबन क्या होता है? इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। मुझे लगता है कि ये क्या है, इसका गलत है।
बात हो रही है भाई साहब अनुच्छेद 72 की, जब राष्ट्रपति के पास ये चारों की चारों शक्तियां होती हैं। तो प्रविलंबन का मतलब ये होता है कि अस्थायी समय के लिए सजा को टाल देना, ठीक है। विशेषकर मृत्युदंड के संबंध में ऐसा कर सकता है, और केवल कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद कौन सा, 72 है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? पहला पदक जीता था वैसा मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू का संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और कहाँ की रहने वाली है? ये मणिपुर की रहने वाली है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं कि स्पेन में हुए पेरू में आयोजित हुए एक खिताब, कौन सा खिताब है वो? जूडो का खिताब है। इसमें मणिपुर की लिन थोई नाम है उनका, याद रखना क्या नाम है, लिन थोई। इन्होंने क्या जीता? ये खिताब जीत लिया है, जूडो का खिताब, और ये पहली भारतीय बन गई है। और ये भी मणिपुर की रहने वाली है। क्या नाम है? लिन थोई का नाम है। पेरू में आयोजन हुआ है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। ये दोस्तों मैंने कराई तो बेशक 25 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ मैंने 25 क्वेश्चन नहीं कराए, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूं जिसमें आपको विश्लेषण के साथ बहुत सारी चीज़ें बताता रहूं, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और हाँ, अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। और साथ ही अगले मंथ में, या अभी अक्टूबर चल रहा है, लास्ट है, और नवंबर के पहले वीक में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। तो ये जीएस का जो पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षा के लिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। इससे आपको पैटर्न का भी पता चलेगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको पता चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।